Okay, yes, a very good morning to all of you. Today we are going to study the second chapter of your physics. After mathematical tools, we are starting with units and dimensions. Units और dimensions को शुरू करते हैं, ठीक है. Units और dimensions एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स की यूँ कह सकते हो कि बेस है, ठीक है. बेस मतलब यूँ मान लीजिए कि इस चैप्टर का से आपका पीछा 12th क्लास में भी नहीं छूटना और उससे आगे तक भी नहीं छूटना, क्योंकि हम जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, जब भी फिज़िक्स की किसी भी टर्म को डिफ़ाइन करेंगे तो उसके साथ उसकी यूनिट ज़रूर होगी, ठीक है. जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि लेंथ को आप मीटर में लिख रहे हैं या सेंटीमीटर में लिख रहे हैं या फुट में लिख रहे हैं, जिसमें भी लिख रहे हैं, लेकिन आप यूनिट के साथ लिखते हैं. अगर मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा 1 दे दीजिए, अब वो क्या सोचेगा, 1 क्या देना है, 1 एप्पल देना है या 1 kg एप्पल देना है, ठीक है. सो उसी चीज़ को मेंशन करने के लिए, किसी क्वांटिटी को मेंशन करने के लिए हम उसके साथ यूनिट लगाते हैं, ठीक है. तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, ठीक. डायमेंशंस आपसे 12th क्लास तक में भी पूछी जाती हैं, ठीक है. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आप 11th में पढ़ेंगे, उन 11th में जो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उन सबके डायमेंशंस आपको निकालने होंगे. इसी तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आप 12th में पढ़ेंगे और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन आपको वहाँ भी मेंशन करने पड़ सकते हैं, ठीक है. तो 1 मार्क 2 मार्क में ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ जाए तो कोई दोराया नहीं है इस बात से, ठीक है. तो कर सकते हैं हम ऐसा. चलिए, तो अब बात करते हैं कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है. जैसे हम ऑयल लें, तेल है, तेल को अगर हम नापें तो वो एक लिक्विड क्वांटिटी है. लिक्विड क्वांटिटी तो उसको नापने के लिए एक अलग मेजरमेंट हम देखते हैं कि लीटर्स में मेजर होता है, वो आपको लीटर्स में मिलेगा, ठीक. कई बार आप देखते हैं कि बनानास जब देते हैं वो डजन्स में देते हैं, ठीक है. कई बार वही बनानास वो केजी के टर्म्स में भी दे देते हैं या किलोग्राम के टर्म्स में भी दे देते हैं. तो उन सब यानी हर जगह का एक अपना अलग वे होता है चीज़ों को डिटर्मिन करने का, ठीक. तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि केवल यूनिट्स के बारे में और डायमेंशंस के बारे में ही बात की गई. यूनिट्स तो आपने सुनी हुई हैं, वर्ड डायमेंशन आपके लिए नया है, ठीक है. तो इसकी बात करेंगे आगे. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि जब हम यूनिट दे रहे हैं किसी क्वांटिटी को तो वो यूनिट हम बेसिकली हर फिज़िकल क्वांटिटी को देते हैं. तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, ठीक. इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि फ़िज़िक्स क्या है. फ़िज़िक्स में हमने कहा कि नेचर के लॉज को हम डिस्क्राइब करेंगे. क्या नेचर के लॉज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके बेसिस पर. नेचर के लॉज को हमने डिस्क्राइब किया तो हमने कोई फिनोमेना, कोई इफ़ेक्ट देखा, उस इफ़ेक्ट का हमने लॉ बनाया, ठीक. और उस लॉ से निकलते हुए कुछ रूल्स हमने बना दिए, ठीक. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप कह रहे हैं कि सनलाइट अर्थ पे गिर रही है, सनलाइट कितने सरफेस एरिया पर कितनी सनलाइट गिर रही है, ठीक. अब उसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे. अगर आपको यूनिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप क्या कहेंगे. आप कहेंगे हाँ आज तो धूप आई थी, थोड़ी बहुत आई थी, फिर बादल थे या ऐसा कुछ. मतलब आप क्या कहेंगे, उस चीज़ को क्लियरली नहीं बता पाएंगे, ठीक है. जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आपने कितनी स्टडी की, तो आप अगर उस स्टडी के बारे में आप कन्फाइंड है कि मैंने 2 चैप्टर्स कर लिए, 3 चैप्टर्स कर लिए, तो यू विल कॉन्फिडेंटली से दैट आई हैव डन 2 chapters of this subject, okay. But if you are not accurate about that thing, अगर आप accurate नहीं हैं उस चीज़ के बारे में तो आप कहेंगे हाँ शायद 1 चैप्टर किया होगा या 2 हो गए होंगे, लगभग 2 हो गए, बट आपने एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताई, ठीक. तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है लेकिन अधूरी है. आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कैसी है, ठीक है, लेकिन वो अधूरी है. क्यों? क्योंकि आप एक्यूरेट एक डाटा नहीं दे पाए, ठीक है. तो मेजरमेंट से क्या मतलब है. यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है, ये पहली बात तो आपको ये समझाता है कि फिज़िक्स में आपको हर चीज़ को मेजर करना पड़ रहा है, हर चीज़ को नापना पड़ रहा है, ठीक है. और हर चीज़ को नापना है तो उसके लिए कोई ना कोई एक क्वांटिटी डिसाइडेड हो जिसके टर्म्स में आप उसको नापें. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कह दिए 10, तो 10 क्या, 10 kg, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेकेंड्स और 10 हॉर्सेस
और 10 donkeys, तो क्या है आपसे पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो 10 केवल उस बात को डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 10 kg मांस दे दो। शॉपकीपर के पास जाके आप ये थोड़ी बोलेंगे गिव मी 10 kg मांस, आप उसको सिंपली कहेंगे गिव मी 10 kg एप्पल्स, यानी उसको समझ में आ रहा है कि मांस उसको देना है, उतना मांस उसको आपको प्रोवाइड करना है। उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यू आर आस्किंग फॉर अ क्वांटिटी विच इज़ मास, ठीक है। वो किससे समझ में आ रहा है उसको, kg से, ओके। इफ़ वी से दैट गिव मी 2 लीटर ऑफ ऑयल, 2 लीटर ऑफ ऑयल मीन्स जब हम 2 लीटर बोल दिया हमने, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी है, लिक्विड क्वांटिटी है, और उस लिक्विड क्वांटिटी को कि आपको 2 क्वांटिटीज़ चाहिए, 2 लीटर की 2 गुनी क्वांटिटी चाहिए आपको। समझ में आई बात। यानी इसीलिए हमें हर एक फिजिकल हर एक नेचर में हर एक फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ चीज़ें मेजर करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई यूनिट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लें। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। क्या बोल रहा है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, हर वो क्वांटिटी जो कि मेजर की जा सकती है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे डायरेक्टली उसको मेजर कर ले, भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिमोट है, ठीक है, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, आपने एक इंच टेप उठाया या स्केल उठाया, आपने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर दी, ठीक है। अब ये आपने मेजर कर दी, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक। लेकिन बट इफ़ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, कैन यू डायरेक्टली मेजर दैट डिस्टेंस, क्या आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं मेजर कर सकते तो हम उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनी क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, and in terms of which the laws of physics can be expressed, और उन terms के बेसिस पर हम किसको डिफाइन कर पाएँ, फिजिक्स के laws को डिफाइन कर पाएँ, that is known as a physical quantity, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हर एक चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। और मेजर चाहे वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, चाहे हम उसको इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड इन टर्म्स ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ वी आर एक्सप्रेसिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में ही हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के हर लॉ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। यानी मास, लेंथ, ये सब क्या है, मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी जो कि आप मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह रहे हैं, तो वो सब क्या हैं, वो सब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही हम इन्हीं को यूज़ करके हम लॉज ऑफ फिज़िक्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फिज़िक्स में आपको ये कह दे कि हाँ रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन कलर्स का नहीं पता कौन कौन से होते हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास आधी अधूरी। लेकिन उसने जब उन कलर्स को भी डिफ़ाइन कर दिया और उन कलर्स के वेवलेंथ को भी डिफ़ाइन कर दिया, तो वेवलेंथ डिफ़ाइन करने के लिए उनको कहीं ना कहीं लेंथ जो डायमेंशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या यूनिट मीटर की या सेंटीमीटर की या नैनोमीटर की, उन सब की ज़रूरत उन्हें पड़ रही है। तो वो कम्प्लीटली प्रिसाइसली बताने के लिए उन्होंने क्या किया, फिज़िकल क्वांटिटीज़, उन्हीं सभी क्वांटिटीज़ को हम कैसे क्या कह रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। और आप देखिए फिज़िक्स में आपके फ्रंट पेज पर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। कौन सी डिटेल्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ये सब आपको प्रिसाइसली गिवन है। तो ये मिली कैसे, कहाँ से आई? ऑफकोर्स से बात है, साइंटिस्ट ने इनको फाइंड आउट किया और एक्यूरेट वैल्यूज़ आपको लर्न करने के लिए प्रोवाइड करी। अगर वो मेजर नहीं कर पाते तो क्या ये वैल्यूज़ आप नोट कर सकते थे? क्या ये बता सकते थे कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से भाग रहा होगा? ठीक है, तो इसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। If you have any problem, you can raise your hand, okay? Or you can turn on your mic and speak. Okay. Then we are talking about physical quantity की बात कर रहे हैं। Physical quantity कैसी होती हैं? अब physical quantities 3 तरह की आपको पढ़नी है। Basically
फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन से 3 पार्ट्स में, तो उनकी बात हम करते हैं अभी 1 बाय 1। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, या यूँ कह सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, PQ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, आप इसको कंप्लीट लिख लें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंड थर्ड जो आप पढ़ते हैं, जो आपको देखनी है, दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यानी बेसिकली हमें 3 सारी के सारी क्या है, हम जितनी भी क्वांटिटीज़ फिजिक्स में पढ़ेंगे सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक, लेकिन उनमें से कुछ को हमने कहा कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बाकी बची हुई सारी हो गई डिराइव्ड, और कुछ एक जो थोड़ी सी अलग थी उनको हमने कहा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और कौन सी होती हैं आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आप सभी को। अब 1 बाय 1 हम इनको डिफाइन करेंगे, व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, तो इनको हम डिफाइन करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें केवल आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन सी होती हैं। ठीक है, चलिए चलें आगे। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक फॉलो कर लिया होगा, देख लिया होगा। चलते हैं आगे। ठीक है, आज के लेक्चर में आपको हो सकता है थोड़ी थियरी ज़्यादा मिले, बिकॉज बेस है और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है इसमें। अब हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। किसकी बात करें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, चलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो अब पहले मेरे को ये बताओ, फंडामेंटल पार्टिकल्स हम किसको कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए। ठीक, यहाँ पर भी थोड़ा सा वैसा ही मतलब है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं दूसरी किसी टर्म से, दूसरी किसी क्वांटिटीज़ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, या पहले तो इसको डिफाइन कर लो, द क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are independent of any other physical, independent of other physical quantities, other physical quantities। ठीक, यानी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि खुद से ही बनी है, जो कि जिनके अंदर दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, बाकी उस आसपास की चीज़ों से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वो होता है जो कि उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, यही होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि खुद पे ही डिपेंड करेंगी, उसके अलावा बाकी किसी फिजिकल क्वांटिटी का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ से वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक, वो अकेले अपने आप के बारे में ही बात करती हैं। ठीक, इंडिपेंडेंटली वो अपनी बात करेंगी। ठीक, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि दीज कैन नॉट बी डिफाइंड
these cannot be defined in terms of any other physical quantity, any other physical quantity, यानी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से हम ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं निकाल सकते। ठीक, ये ऐसी हैं जो खुद ही हैं और इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, किसी और फिजिकल क्वांटिटी से आप चाहो कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ निकल जाएं तो ये नहीं होगा। तो ये आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा अभी जब एग्जांपल लेंगे हम। ठीक, उसके बाद सेकंड लिख लीजिए। सेकंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। दूसरी क्या थी हमारी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी? तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, which can be expressed in terms of fundamental physical quantities, in terms of fundamental physical quantities. Fundamental physical क्वांटिटीज। ठीक, यानी डिराइव्ड से मतलब क्या है? जिनको हमने कहीं से निकाला हो, डिराइव किया हो, फाइंड आउट किया हो। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कि हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज तो क्या हो गई? एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जो कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आप उन सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखते हैं वो तो हैं आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और जो खुद इंडिपेंडेंट हैं बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज़ से वो उनको हम कह देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर? आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलें आगे। लिख लिया होगा आई होप सभी ने। ठीक है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में लिखते रहिएगा। चलें आगे। देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटी किन दो चीज़ों से मिलके बनी होती है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो बनती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है नंबर और दूसरा होता है उसकी यूनिट। क्या होता है? वन इज़ नंबर, अदर वन इज़ यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं। इफ़ यू आर सेइंग, आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा गिव मी 10 नोटबुक्स। क्या कहा आपने? गिव मी 10 नोटबुक्स। यानी आप शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा कि मुझे 10 दे दो। क्या दे दो? आगे आपने मेंशन किया नोटबुक्स। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपने एक तो नंबर यूज़ किया, उसके अलावा जो क्वांटिटी आपको चाहिए थी, जो चीज़ आपको चाहिए थी, आपने उसको मेंशन किया। क्लियर? इसी तरह से आप गए शॉपकीपर के पास, वेजिटेबल शॉप पर, और आपने कहा 10 kg एप्पल्स दे दीजिए भाई, या कुछ भी दे दीजिए 10 kg। ठीक है, तो आपने उसको कहा 10 तो हो गया नंबर, और केजी हो गई वो यूनिट जिसके टर्म्स में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। किलोग्राम क्या हो गया? वो यूनिट जिसके अंदर हम एप्पल्स को मेजर कर रहे हैं, या जो भी आपने चीज़ ली है, एप्पल, बनाना, आइदर एनीथिंग एल्स, जो भी आपने लिया है उसको आप मास, उसका मास लेना चाह रहे हैं 10 kg। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ तो यूज़ किया नंबर, कोई भी नंबर, 10 kg भी ले सकते हो, 20 kg ले सकते हो, 1 kg ले सकते हो, तो कोई भी नंबर, प्लस ये जो हो गई, ये हो गई यूनिट। किसकी यूनिट?
जो क्वांटिटी आपको चाहिए उसकी यूनिट लगाई आपने। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, क्या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी। क्या दो चीज़ें होंगी? एक तो होगा n, दैट इज़ नंबर, और दूसरा होगा उसकी यूनिट, जिसको मैं u से लिख रही हूँ। ठीक है, आप हर फिजिकल क्वांटिटी में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो नंबर होगा, दूसरी यूनिट होगी। जैसे 10 kg, 5 लीटर, ओके, 5 मीटर, ठीक है, 10 सेकेंड्स। क्लियर? उसके अलावा आप आगे पढ़ेंगे 5 मोल। तो ये सब क्या है? ये तो नंबर है, 5, 10, 5, 5, 10, केजी यूनिट है, लीटर यूनिट है, मीटर यूनिट है, सेकेंड, मोल, ये सब क्या है? यूनिट। यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, एक तो न्यूमेरिकल नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी कुछ, और उसके बाद साथ में उसके साथ कोई यूनिट लगी होगी। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। इतनी बात तो समझ में आई कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट भी मेंशन हम करेंगे। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी छोटी क्लास में, क्या था कि वेट ऑफ अ व्हेल, क्या पढ़ा था? एक व्हेल, ब्लू व्हेल जो होती है, एक ब्लू व्हेल का वेट अमाउंट या उसका वज़न कितना होता है? उसका वेट होता है 30 एलिफेंट्स के बराबर। किनके बराबर? 30 एलिफेंट्स के बराबर। ठीक है, मुझे श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली सही है, हो सकता है रॉन्ग भी हो, बट यहाँ जो आपको फिजिक्स समझानी है वो सुनिए कि ब्लू व्हेल का वेट किसके बराबर है? 30 एलिफेंट्स के बराबर है। यानी एक ब्लू व्हेल को आप तराजू के एक उस पर रख दो और 30 एलिफेंट्स को तराजू के दूसरे एंड पर रख दो तो वो इक्वल होंगे। ठीक, यानी आप व्हेल का वेट बता रहे हैं किसके टर्म्स में? एलिफेंट के वेट के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बता रहे हैं? एलिफेंट के वेट के टर्म्स में। और ये 30 क्या बता रहा है कि एक एलिफेंट का वेट 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो व्हेल का वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्हेल का वेट आ जाएगा। हालांकि वेट नहीं बोलना चाहिए मुझे, यहाँ बेसिकली बोलना चाहिए मास, क्योंकि मास की बात हो रही, वेट एक अलग क्वांटिटी है, पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ब्लू व्हेल का जो मास है वो 30 एलिफेंट्स के बराबर है। इस बात का ये मतलब है कि अगर आप 30 एलिफेंट्स ले आएँ उनके वैल्यू के बराबर, ठीक, एक ब्लू व्हेल का मास होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये 30 क्या बता रहा है कि एक एलिफेंट को कितने बार मल्टीप्लाई करें, यही बता रहा है। ये 30 क्या बता रहा है कि एक एलिफेंट के वेट को आप 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिख रही हूँ 5 मीटर, क्या लिख रही हूँ? 5 मीटर, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 को मल्टीप्लाई कर लो 1 मीटर से, यानी 1 मीटर वैल्यू 5 टाइम्स रिपीट हुई है। समझ में आई बात? कि यहाँ पर यूनिट क्या है? यूनिट एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपको ये बता रही है कि किस यूनिट के टर्म्स में आपको लिखना है। 5 जो आ रहा है वो ये बताएगा कि वो यूनिट कितने बार रिपीट हुई इस पर्टिकुलर वैल्यू में, इस फिजिकल क्वांटिटी में 1 मीटर कितने बार रिपीट हुआ? 5 टाइम्स। यहाँ पर एलिफेंट जो यूनिट बन गई, एलिफेंट कितने बार रिपीट हुआ? 30 टाइम्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपको बात। ठीक है, चलें आगे। अब ये बात समझ में आ गई होगी तो फिर अब आसान है, आगे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर इस 5 का क्या मतलब है कि 1 मीटर को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, यानी यूँ कह लो कि 5 मीटर, 1 मीटर है, उसको 5 बार फोल्ड कर दिया तो जितनी लेंथ आ गई वो आपके 5 मीटर कपड़े की लेंथ आ गई। समझ में आई बात? तो ये जनरल चीज़ें आप वैसे पढ़ के भी आए हैं, पर इसको समझना थोड़ा ज़रूरी था। ठीक है, चलिए, अब इसका मतलब यूनिट बहुत ज़रूरी है। ठीक, कैसे ज़रूरी है कि अगर मैं कह दूँ 5 किलोमीटर तो इसका मतलब 1 किलोमीटर को 5 बार रिपीट कर दो तो जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर। ठीक, तो
अब एक बात और, साइंटिस्ट के पास एक और समस्या आ गई। क्या समस्या आई कि भाई अब इंडिया में मीटरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसने मीटर में या किलोमीटर में यूज़ कर ली, अपनी कोई कैलकुलेशन करी और उस कैलकुलेशन में उसने अपने लिए यूज़ कर लिया डायमेंशन, यूनिट कौन सी यूज़ कर ली, मीटर यूज़ कर ली, ठीक। लेकिन वही आदमी जब आप ब्रिटेन में जाएंगे, ठीक है, या इंग्लैंड में जाएंगे, तो वहाँ पर जो सिस्टम यूज़ होता है जनरली जो लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ वाला आदमी वहाँ जाकर चाहेगा कि भाई मेरी मीटर की लेंथ में मुझे कोई कपड़ा दे दो, तो वहाँ वाला कहेगा कि भाई पहले तो फुट में बताओ ये कितना होता है फुट में, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर फुट में लेंथ चल रही है। तो अब जो साइंटिस्ट यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं कोई क्वांटिटी, उसको उधर वाले साइंटिस्ट कैसे समझें, तो उनको समझने के लिए और ऑल ओवर वर्ल्ड एक यूनिट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सब जगह सेम हो। भाई 1 मीटर में यहाँ मांगूँ तो भी मुझे 100 सेंटीमीटर के बराबर लेंथ मिले, और 1 मीटर में अगर इंग्लैंड में जाके मांगूँ या अमेरिका में जाके मांगूँ तो भी मुझे कितनी मिलनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर की लेंथ मिलनी चाहिए, इतना ही लेंथ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए, ठीक। अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग जगह चलते थे, तो हम पहले उन्हीं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टिल नाउ? चलिए, तो अब हमारे काम की चीज़ पर चलते हैं। अभी तक जो बताया ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप पिछली क्लासों में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं काम की बात। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी यूनिट्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं, इन यूनिट्स को अलग अलग सिस्टम्स हमें देखने को मिले। कौन कौन से सिस्टम्स थे? तो सबसे पहला सिस्टम जो हमारे नॉलेज में था दैट वाज CGS सिस्टम। CGS सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर, यानी लेंथ है आपकी सेंटीमीटर में, ठीक। मास है आपका G यानी ग्राम में, ओके। एंड टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स, ठीक है। टाइम किस में है? सेकेंड के टर्म्स में। एक सिस्टम, सबसे पहले जो सिस्टम चल रहा था, बेसिकली ये सिस्टम कहाँ चल रहा था? फ्रांस में चल रहा था। ये सिस्टम कहाँ चल रहा था? फ्रांस में, ठीक। फ्रांस में सिस्टम चल रहा था कि लेंथ के लिए वो सेंटीमीटर यूज़ करते थे, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड, जिसको हम CGS सिस्टम कहते हैं, ठीक। सेकेंड सिस्टम वाज FPS सिस्टम, ठीक। FPS सिस्टम यानी लेंथ इज इन फुट, मास इज इन पाउंड्स, जो कि ब्रिटेन में यूज़ होता है, ठीक है। और टाइम इज अगेन इन सेकेंड, ठीक है। और ये सिस्टम आपको मिलता है इन ब्रिटेन, ठीक। ये सिस्टम कहाँ का है? FPS सिस्टम है आपका ब्रिटेन में, ठीक। यानी वहाँ पर लेंथ फुट में मिलेगी आपको, मास जो होगा वो पाउंड्स के टर्म्स में मेजर होता है, ठीक। और टाइम जो होता है वो सेकेंड के टर्म्स में होता है, ठीक। इस पाउंड को अगर आप केजी में कन्वर्ट करें तो लमसम 0.5 kg, जबकि 0.5 नहीं 0.45 kg के बराबर आता है 1 पाउंड, ठीक है। बात करेंगे इनके आगे। तो यहाँ तक ये 2 सिस्टम हुए। उसके बाद थर्ड सिस्टम, वो भी अगेन एक फ्रेंच सिस्टम था जिसको हम कह रहे थे MKS सिस्टम। MKS यानी लेंथ वॉज मेजर्ड इन मीटर, मास was measured in kilogram and time was again in second, ठीक है। टाइम भी किस में था? इन सेकेंड्स, ओके। ठीक है, यानी ये 3 सिस्टम आपको पढ़ने हैं। कई बार क्या है क्वेश्चन में बताने ज़रूरी इसलिए है कि ये तीनों सिस्टम्स कई बार कह देता है फाइंड इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ और डायमेंशंस इन CGS सिस्टम,
ठीक। तो सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, इस सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना है। यानी लेंथ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ग्राम मास है तो ग्राम में रखो, और टाइम है तो सेकंड में रखो। कई बार कह देता है एफपीएस सिस्टम यूज़ करें, यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम यूज़ करें, या फिर एमकेएस सिस्टम। बेसिक ये एमकेएस सिस्टम जो है ना, ये एमकेएस सिस्टम भी कहाँ का है? दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच का ही है या फ्रांस का ही है ये सिस्टम भी। इट इज़ ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम हमने देखे, लेकिन इनमें सब में अलग अलग यूनिट्स यूज़ की हुई थी। ठीक, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड एक सिंगल सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने फ्रांस का ही एक और सिस्टम बनाया। फ्रांस के ही इन सिस्टम्स को इलेबोरेट किया। जो ये एमकेएस सिस्टम है ना, इसी सिस्टम को और एक्सपैंड किया, और एक्सपैंड करके उसको एक नया नाम दिया, और उसमें अलग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइन की, और फिर उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करी। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम कौन सा है, एफपीएस सिस्टम कौन सा है, और एमकेएस सिस्टम कौन सा है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में वो एमकेएस सिस्टम देता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम, जिसने कि पूरे वर्ल्ड में, यूँ मान लीजिए कि आप वर्ल्ड में किसी भी जगह चले जाएं, अब हर जगह पर आपको एसआई सिस्टम मिलेगा। क्या, कौन सा सिस्टम मिलेगा? एसआई सिस्टम। द फोर्थ सिस्टम इज एसआई सिस्टम। और ये एसआई सिस्टम, ये एब्रीवेशन है एसआई, जिसका मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। नहीं, उल्टा लिख रही हूँ। इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यानी अब हमें पढ़नी है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली ये एमकेएस सिस्टम को ही इन्होंने एक्सपैंड किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये किसकी फुल फॉर्म है? एसआई सिस्टम के। एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसको अडॉप्ट किया था 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स और मेजर्स पे, यानी कि वेट्स कैसे मेजर किए जाएं, इन सब पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1960 में। ठीक, इस 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एसआई सिस्टम को ओवरऑल वर्ल्ड के लिए क्या माना गया कि ओवरऑल वर्ल्ड में ये सिस्टम हमारा चलेगा। ठीक, और एसआई सिस्टम में फिर इन्होंने एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करी, जिनको कहा फंडामेंटल, जो कि केवल 7 हैं, और बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सब की सब फिजिकल क्वांटिटीज़ इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने ही डिफाइन किया सिस्टम, एसआई सिस्टम ने ही डिफाइन किया आपके फंडामेंटल यूनिट्स, और फिर डिफाइन किया डिराइव्ड यूनिट्स, और फिर आपकी डिफाइन हो गई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब 11th कॉन्फ्रेंस जो 1960 में हुई, उसमें जो इन्होंने वेट्स एंड मेजर्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइन की, तो वो क्या थी, उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद भी रखनी है, और इनके सिंबल्स और इनके वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम क्या है आपके समझ में आ गया होगा। इसका जो हेड ऑफिस है वो सेवरस, फ्रांस में है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? 7 हैं। फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटीज़, अब उनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इनके बारे में जो बता रही हूँ वो चीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि आप यूनिट्स जब लिख रहे हैं तो उस यूनिट्स में इनके सिंबल्स आप लिखेंगे, तो किसका क्या सिंबल है ध्यान रखना। फर्स्ट, सबसे पहली है आपकी लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये तो अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सीरियल नंबर। ठीक, यहाँ पर होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, PQ लिख रही हूँ जिसको मैं। ठीक, यहाँ होगी उसकी यूनिट, और यहाँ लिखती हूँ यूनिट का सिंबल। यूनिट को किस सिंबल से, भाई हर बार आपको लिखना पड़े तो हर बार आप मीटर को पूरा मीटर लिखने की बजाय एक सिंबल लिख दें, वो काफ़ी है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। ठीक, फर्स्ट सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है आपकी लेंथ। क्या आती है? लेंथ। लेंथ को आप SI सिस्टम के अंडर, ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं? SI सिस्टम। ठीक, SI सिस्टम की ही बात करेंगे अब इस चैप्टर में। पूरे में हमें केवल SI सिस्टम की बात करनी है। ठीक, बाकी सिस्टम्स को हम एक बार यहाँ पर नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है, अब फिजिक्स की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी आपको बेसिकली उनको इसी SI सिस्टम में मेंशन करना होगा हमेशा। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 इज़ लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है मीटर। ठीक, सिंबल है स्मॉल m। ओके, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी इज़ मास। मास की यूनिट होती है, आपको पता ही है, किलोग्राम। आप अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल kg। ठीक, थर्ड इज टाइम। फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम। इसको आप टेबल के फॉर्म में बना लेना। ठीक है, थर्ड इज टाइम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक, एंड इट इज रिटन एज स्मॉल s। ठीक है, फोर्थ टेम्परेचर। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इट इज मेजर्ड इन, यूनिट होती है इसकी केल्विन। ठीक, और इसको लिखा जाता है, सिंबल इसका होता है कैपिटल K। ठीक, फिफ्थ यूनिट इज, फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी इज करंट। करंट, और आई कैन से इट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इसको प्रॉपर लिखना पड़े इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट अलग अलग चीज़ों का डिफाइन करेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को आप मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक, और इसके लिए सिंबल है A। नेक्स्ट सिक्स्थ इज इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके आगे आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला, एंड द सिंबल इज स्मॉल c एंड स्मॉल d। ठीक, लास्ट सेवेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि आप केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट होती है मोल, MOLE मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। ठीक है, ये 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको कि आप SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़ें। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं, पर चलिए उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपकी 5 मिनट्स ही बचे हैं।